हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे पेपर नंबर 1 का सेक्शन से। ओके चलो, तो अपने पास सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बोला गया है कि नीचे आपेला द्विचल स्वरेख समीकरण युग्मनो उकेल आदेशनी रीते मेळवो। अपने पास देखो, ये जो आदेश की रीत है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, अपने हिंदी में, गुजराती में बोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? आदेश की रीत बोलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रतिस्थापन, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, याद रखना। चलो, तो अपने पास दो समीकरण है यहाँ पे, 2x + 3y = 11 और समीकरण नंबर 1 और दूसरा है 2x - 4y = -24। तो अपने पास सबसे पहले चेक करना है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में कि दोनों के अंदर अपने पास सबसे छोटा समीकरण कौन सा लग रहा है, पहला या दूसरा? पहला। तो फिर क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो हम आप लिखेंगे समीकरण 1 से उठाते सीधा, तो 2x + 3y = 11। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें x या y दोनों में से कोई एक लेना है। मैं x को चुनता हूं, तो ये जो +3y है वो इक्वल के उधर चला जाएगा, तो अपने पास आएगा 2x = 11 माइनस का 3x, और ये जो 2 है बटे में आ जाएगा अपने पास, तो x बराबर आएगा 11 - 3x बटे में 2। तो अपने पास जो x की कीमत आई है वो आई है 11 - 3x बटे 2। अब इसी कीमत को हमें पुट करना है किसमें? उसके नेक्स्ट समीकरण के अंदर, मतलब समीकरण नंबर 2 के अंदर। इतना क्लियर है? किसी को डाउट कुछ? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समीकरण चुनना है जो कि हमारे पास क्या छोटा होना चाहिए। अब तुम लोगों ने बोला क्या मतलब हमारे पास समीकरण नंबर 1 ईजी है, छोटा लग रहा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग x की कीमत निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसी x की कीमत को हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 की कीमत समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण उठा लेते हैं, तो 2x - 4y = -24। तो 2x की कीमत कितनी है अपने पास? 11 - 3x, 11 - 3x बटे 2 और -4y एज इट इज = -24। किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बोलो। क्लियर है ना सब? 2 मिनट में ना हॉटस्पॉट बंद कर दो, इसका फ़ोन हीट कर रहा है। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे हम, तो अपने पास बचेगा सिर्फ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। हाँ यार, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई यार। एक्चुअली यहाँ पे ना y आएगा ये, अरे यार क्या करूँ, y, अरे y और यहाँ पे भी y आएगा। पहले नहीं बोल सकते थे? चलो ओके, अच्छा क्लियर है इतना? तो अब देखो अपने पास यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ना, जब ब्रैकेट के अंदर कोई कीमत को ना हम घटा सकते हैं और नहीं जोड़ सकते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो ब्रैकेट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो हमारे पास बचेगा क्या? 11 - 3y और -4y = -24। अब ये जो 11 दिया है वो इक्वल के उधर लेके जाएंगे हमारे पास, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -7y बराबर -24 ऑलरेडी था, और ये -11 और पहुँच जाएगा, तो -7y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 7 और 7 × 5 = 35। तो हमारे पास जो y की कीमत है वो कितनी निकली? 5। अब y की कीमत मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। तो जो हमारे पास समीकरण नंबर नेक्स्ट होगा, मतलब ये जो समीकरण नंबर ये तीसरा होगा ना हमारे पास, हमें इस तीसरे के अंदर y की कीमत रख देनी है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट देंगे कि y की कीमत समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे रखने पर, चलो समीकरण 3 को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 11 - 3y और बटे में 2, तो x बराबर 11 - 3 एज इट इज, और y की कीमत कितनी है? 5 बटे 2 बराबर, अब बस 11 माइनस 5 थी 15 और बटे 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो x की कीमत होगी वो देखो, वो 15 में से हम 11 घटाएंगे, बचेगा कितना? -4। तो -4 बटे
2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना का माइनस का 2, तो x की कीमत कितनी मिली हमारे पास, माइनस का 2, और y की कीमत क्या मिली हमें, y बराबर 5। तो एज हमारे पास x की कीमत -2 और y की कीमत 5, और यही थी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं आदेश की रीत। कोई किसी को दिक्कत, डाउट वगैरह क्लियर है ना सबको? ओके, अपने पीछे लड़कों में, ओके, एकदम सिंपल है, ठीक है। एक समीकरण से क्या करना है, एक कीमत निकालनी है जिसे समीकरण नंबर 3 मानना है, और उस कीमत को अगले समीकरण में रख देना है। कैलकुलेशन करोगे तो मैं एक फाइनल कीमत मिलेगी, जो कि हमें वापस से 3 में आकर रखना है, और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। यहाँ पे लिखा है, नीचे आपेला द्विचल सुरेख समीकरण युग्मनो उकेल लोपनी रीते मेड़वो। लोप एटले से मतलब जानते हैं ना किसको बोलते हैं, विलोपन की विधि, ठीक है। अपने हिंदी में बोलते हैं क्या, विलोपन, और गुजराती में क्या, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलोपन, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों समीकरणों को सही से तैयार करेंगे, ठीक है। अपने पास यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण को, 3x - 5y, और ये -4 इक्वल को उधर लेके देंगे तो बराबर क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। दूसरा देखेंगे हमारे पास, तो 9x, ये जो 2y प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 2y, एन बराबर बचेगा 7। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? पहले समीकरण को हम प्रॉपर तरीके से रखेंगे। अब चेक करेंगे हमारे पास कि हमें x चाहिए या फिर y चाहिए। अगर x चाहिए तो दोनों की कीमत इक्वल होनी चाहिए एज अ एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, विलोपन की विधि के द्वारा। अगर y चाहिए तो उन दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। तो चेक करो, देखो हमारे पास 3 है, 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, तो हमारे पास समीकरण 1 को सेटल करने में ईजी रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर उठा लेते हैं, तो 3x - 5y बराबर का 4। तो इसके दोनों तरफ गुणा करेंगे हम, 3 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे और 3 से इधर भी। 3 तरक 9x - 15y बराबर का 12। तो हमारे पास देखो, ये जो x वाली कीमत यहाँ पे भी प्लस की थी और वहाँ पे भी, और कीमत बन गई अब सेम। तो समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा। एक स्टेटमेंट देंगे, समीकरण 3 और 2 से, आपने 2 और 3 से लिखो, 3 और 2 से लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरीके से, जो कीमत हमारे पास है ना, दोनों को हम रखेंगे। चलो, तो 9x - 2y एन बराबर का 7। यहाँ पे नेक्स्ट कीमत हमारे पास 9x - 15y, 9x - 15y बराबर 12। साइन चेंज करेंगे, हमारे पास जो नीचे वाला जो समीकरण होगा ना, उसके साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो। अब जो समीकरण नंबर जो दूसरा है ना, उसके कोई भी साइन किसी मतलब के नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहली कीमत तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि प्लस की कीमत और माइनस की कीमत ऑलवेज जीरो ही आती है जब सेम होती है। तो यहाँ पे देखो, नीचे वाली कीमत प्लस है और ऊपर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब 15 में से ये 2 घट जाएगा, बचेगा हमारे पास प्लस का 13y बराबर। नीचे 12 है हमारे पास माइनस का, तो 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, -5। 13 बटे में ले लेंगे तो हमारे पास जो y की कीमत आएगी वो कितनी आएगी, -5/13, जो कि हमारे पास y की कीमत है। क्लियर? अब जो हमें y की कीमत मिलेगी ना, उसी को हम पुट करेंगे उसके किसी भी समीकरण के अंदर। अब तुम फर्स्ट में रखो, दूसरे में रखो या तीसरे में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। बताओ किस में रखना, पहला, दूसरा, तीसरा? मुझे पहला इजी लग रहा है, पहले हम उठा के पढ़ लेते हैं। चलो, तो लिखेंगे यहाँ पे y की कीमत समीकरण 1 में रखने पर। चलो उठा लेते हैं बस, तो 3x - 5y एन बराबर का 4 कीमत लेते हैं। तो 3x - 5 और y की कीमत कितनी है, -5/13 बराबर का 4। अब देखो अंदर गुणा करेंगे अपने पास, तो 3x, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 पंजे 25, तो प्लस का 25/13 बराबर कितना अपने पास, 4। इस संख्या को उधर लेके जाएंगे हम इक्वल के, तो 3x बराबर 4 माइनस का 13। अब 3x बराबर
13 चौक बोलो 52, तो 52 माइनस का 25 और बटे 13, तो 3x बराबर घटाएंगे तो 52 में से 25 घटाएंगे लगभग हमारे पास बचेगा 27। तो यहाँ पे 27 बटे 13, 3 9 में 27, तो अपने पास जो x की कीमत मिली वो निकली 9 बटे 13, और अपने पास y की कीमत क्या निकली माइनस का 5 बटे 13। कोई किसी को डाउट है यहाँ पे? एकदम सारा क्लियर है? ओके। मैंने कल है ना तुम लोगों को PDF नहीं सेंड कर पाई थी, मैं आज ना जैसे हाथ से सेंड कर दूँगा, ठीक है सबको। कोई किसी को डाउट वगैरह बाकी तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप वगैरह ऐसा कुछ? ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना ये चैप्टर नंबर 5 का है, ठीक है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे क्या बोला है, 7 वडे विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों सरवाड़ो शोधो। अब 7 वडे विभाज्य का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसी संख्या दिखनी है जो 7 से ही कटे बार बार, बरोबर। तो अगर मैं बात करूँगा ना इसकी पहली वाली संख्या की वो 7 ही होगी, और उसकी दूसरी संख्या 14 होगी। क्यों? क्योंकि वो 7 से ही कटे इस वजह से। तीसरी 21, एंड लगातार हमारे पास ऐसे 40 नंबर्स हैं, 40। तो हम क्या करेंगे, ये 7 से अगर 40 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास अंतिम कीमत भी आ जाएगी। 7 चौक 28 मतलब 280 हो जाएगा सीधा। ये हमारी अंतिम कीमत आ गई, जो कीमत उसे उठा लो। देखो एक की कीमत क्या होगी 7, क्योंकि पहली कीमत 7 है, और उन सब के बीच का अंतर कितना है 7 ही है, तो डी की कीमत भी क्या होगी। अब ए एन भी हमें मिल जा रहा है 280। कोई किसी को दिक्कत? देखो अपने पास ऐसे 40 संख्याएं जो 7 से ही कट रही हैं, तो 7 से 4 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 मतलब 280 हो गया पूरा। क्लियर ना? अब अपने पास देखो पहली कीमत मतलब, और यहाँ पे क्या है अंतर, और प्लस में हमारे पास अंतिम कीमत है। तो हम क्या करेंगे, SN का जो फॉर्मूला है ना वो छोटा वाला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? SN बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस AN, इसे L भी लिख सकते हैं, ये छोटा वाला फॉर्मूला है SN का। अब SN देखो S40 लिखेंगे क्योंकि 40 पदों का योग करना है हम, बराबर 40 बटे 2 ब्रैकेट में a की कीमत कितनी है अपने पास 7, प्लस अंतिम कीमत कितनी है 200। अब बराबर 2 से 40 को काटा कितनी बार में, अब देखो ये 280 और 7 कितना हो जाएगा 287। इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो जीरो रखने पर हम देखो जीरो से कभी भी किसी संख्या को गुणा करें तो जीरो ही आता है, तो जीरो एज इट इज रख दो। देखो 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1, तो 5740 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो कहने का अर्थ ये अपने यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अगर स्टेटमेंट लिखना है तो ये 40 पदों का कुल योग कितना होगा 5740 होगा। कोई किसी को डाउट वगैरह? सारा क्लियर है? ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला देखो, ए बी वर्तुणों व्यास 6। सबसे पहले हम वर्तुण निकालते हैं, एक वर्तुण बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, ये ए बी व्यास है हमारे पास एक वर्तुण का। आगे लिखा है कि वर्तुण में केंद्र, अपने पास केंद्र कौन सा हमारे पास ओ है, ये ओ कितनी कीमत दी है 2, -3 अने बी की कीमत, अपने पास बी की कीमत भी दी है, कितनी दी है 1,4 है। हाँ 1,4 है, ये वो ऐसा पॉइंट हो गया, वो कॉमा है हाँ। एंड 6 तो बिंदु ए ना याम शोधो। आपने क्या क्या बोला है, हमारे पास जो ए के जो निर्देशांक है ना, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ना वो निकालना है। ठीक है, तो इसे हम एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अपने पास यहाँ पे रेशियो बोला है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अंतर वाला यूज़ नहीं कर सकते, बचा कौन सा मध्य बिंदु वाला, उसी को निकालेंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु वाला। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 एंड बाय 2। ये अपने पास कीमत है। तो जो x की कीमत है यहाँ पे, ये देखो आगे वाली जो कीमत आती है वो मध्य कीमत आती है, और मध्य कीमत हमें दी गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -3 बराबर x1 की कीमत कितनी है अपने पास, देखो x1 की कितनी है, ये x प्लस x2 की 1 बटे में 2, y1 की कीमत कितनी है y प्लस y2 की बटे 2। कुछ भी रैंडमली बोल रहे हो उल्टा सीधा, चलो हाईवे में तीर मत मारो। इतना क्लियर हो गया?
अब देखो अपने पास यहाँ पे देखो, अगर ये भी ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है, तो हमेशा x का कंपैरिजन x से किया जाता है, तो कीमत उठा लेते सीधा। तो x प्लस 1/2 बराबर 2, 2 का इधर गुणा कर दो, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, 1 उधर ले जाओ, तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x की कीमत कितनी है, अपने पास x की वैल्यू मिल गई। अब से हम निकालेंगे किसकी, y की। हे भगवान, चलो तो y की कीमत का कंपैरिजन y से होगा, तो लिखेंगे हम y प्लस 4/2 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 3, गुणा करेंगे अपने पास, तो y प्लस 4 बराबर माइनस का 6, 4 उधर ले जाओ, तो y बराबर माइनस 6 और माइनस का 4। y की कीमत क्या मिलेगी हमें, माइनस का 10, कहाँ 2 मिलेगा, बोला वो भी गलत, कोई बात नहीं। चलो तो अपने पास जो निर्देशांक है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं कि a के निर्देशांक, a के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, 3 और -10 होंगे। इस प्रकार से एक ग्लास में स्टेटमेंट जरूर लेनी है, जिससे हमारे पास क्या है, थोड़ा सा दबदबा हो सके अपना। दबदबा का मतलब क्या होता है ना, देखो जब कभी कोई चेकर होता है ना, चेकर, वो जब चेक करते हैं ना, तुम लास्ट में जब स्टेटमेंट दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हाँ तुमने तैयारी की है उस आधार पर। तो सारा क्लियर हो गया यहाँ पे, किस तरीके से एक ये वर्टेक्स आ गया, वो सारा क्लियर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। खांसी बहुत आ रही है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, कर समझो। बिंदु हो, हमारे पास 2 बिंदु है, 4 माइनस 1 और -2 -3 दिए हैं। नहीं जोड़ता रेखाखंड ना त्रिभाग बिंदु होना, यहाँ बोला कि याम मेढ़वी, देखो थाम लिख गया, आम है अपने पास। अब पहले समझना, अपने पास एक लाइन है और उसके त्रिभाग की है, 3 भाग, ठीक है। नाम देते हैं अपने पास, पहले समझो हमारे पास क्या नाम है, ए और बी एक रेखा है। अब उसके 3 नाम दिए, देखो 3 पॉइंट की है या फिर 3 भाग की है, ए बी सी और डी। अपने पास ए के निर्देशांक कौन से हैं, 4, -1, और बी के हमारे पास कितने हैं, -2 -3। अब हमें बोला है कि जो हमारे पास बीच वाले जो निर्देशांक है ना, उन्हीं को ज्ञात करो। और याद रखना कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, जब भी कभी यहाँ पे अनुपात, वहाँ पे लिखा है ना कि जब जोड़ता रेखाखंड त्रिभाग बिंदुओं में याम मेढ़वी, तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे हमारे पास जो अनुपात होगा ना, 1 1 1 होगा, बराबर 1 1 1। कभी भी याद रखना, जब किसी एक रेखा के 2 भाग करेंगे तो वहाँ पे k और 1 लोगे, 3 करेंगे तो 1 1 1, 4 करो 1 1, मतलब जब 2 से ज़्यादा भाग होंगे ना, सब में 1 1 मेंशन करना है। एक भाग हो तो हो गई नहीं, एक रेखा तो होगी पूरी कंप्लीटली। चलो इतना क्लियर। अब देखो अपने पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 तरीके से रेशियो निकालूंगा मैं, AC से लेके CB तक का निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, AC इक्वल टू 1 और CB या फिर BC बोलो इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास जो M1 है ना, M1 वो कितना होगा, 1 होगा, और M2 बराबर कितना होगा, 2। अब कीमत पुट करते हैं यहाँ पे। चलो कीमत कौन सा हमारे पास, x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, बराबर। देखो आप लोग को क्या करना है, मैंने यहाँ पे AC और CB इसलिए लिया क्योंकि A से लेके C तक और C से लेके B तक, मतलब हम बिंदु C के निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले M1 की कीमत कितनी है, 1 मल्टीप्लाई x2 की कीमत कितनी है, -2 प्लस M2 की कितनी है, 2 मल्टीप्लाई x1 की कितनी है, 4 बटे 1 प्लस 2, कॉमा यहाँ पे M1 की कीमत 1 मल्टीप्लाई y2 की कीमत कितनी है, -3 प्लस M2 की कीमत 2 इंटू में y1 की -1 बटे 1 प्लस 2। कोई किसी को दिक्कत वगैरह यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन निकालेंगे, तो अपने पास -2 प्लस 2 चौक 8 बटे 3 कुछ भी यार। चलो अब 1 से 3 क्या करेंगे, तो -3
प्लस, और देखो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज क्या है ना, ये प्लस माइनस माइनस और 2 1 का 2 अपन में आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे घटाएंगे ना तो अपने पास 6/3 आएगा, कॉमा यहाँ पे आएगा माइनस का 5/3। ये अब 2 बार में कट जाएगा, तो अपने पास जो x और y है, मतलब हमारे पास बोल सकते हो कि c के जो निर्देशांक होंगे ना, वो हमारे पास 2 माइनस 5/3 आएंगे, ये होंगे। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पे c का निकाला है, c के निर्देशांक निकाले हैं, अभी बाकी किसके हैं, d के भी, d के निकालते हैं। तो a से लेके d तक, मतलब हमारे पास जो AD इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास 2 होगा, क्यों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पे 1 और 1 2 भाग आ गए थे इससे। फिर हमारे पास कौन सा होगा, BD, उसका कितना हो जाएगा 1, मतलब हमारे पास जो M1 है वो 2 और M2 है वो 1 होगा। और इस बार मैं थोड़ी सी छोटी राइटिंग लिखूंगा क्योंकि अपने पास थोड़ा स्पेस कम है। चलो, तो x, y क्या बोले, फॉर्मूला लिखने ही लिखूँ, चलो तो एक काम करते डायरेक्ट मेंशन करते कीमत को, ठीक है। देखो अपने पास यहाँ पे M1 की कीमत कितनी है, 2 मल्टीप्लाई, अब x2 की कीमत कितनी है, -3 प्लस M2 कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 अपॉन में 2 प्लस 1, फिर कॉमा। देखो एक काम करो, सुनो, अपने पास जो निर्देशांक होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ M1 और M2 की कीमत बदलती है, बाकी पूरी कीमत सेम रहती है टोटली, ठीक है। चलो तो यहाँ पे चेंज करते हैं, 2 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू में -1 अपॉन में 2 प्लस 1। क्लियर? इतना कैलकुलेशन निकालेंगे, बोलो क्या होगा। अच्छा x की 2 मिनट जाओ, और बाकी कीमत देखो सही है ना एकदम, ओके। चलो बराबर माइनस का 4 अब प्लस 4 का 4 अपन में कितना आएगा 3, अब 2 3 माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 बटे में 3 एंड इक्वल टू, ये -4 और ये +4 है तो 0 हो जाएगा, 0/3 और यहाँ पे -7/3, तो जो फाइनल आंसर बनेगा 0, -7/3। तो हमारे पास जो निर्देशांक होंगे ना किसके, डी के, वो होंगे 0 -7/3, जो कि हमारा कन्फर्म आंसर होगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, चलो। किसी को दिक्कत अभी तक की जो क्वेश्चन में कोई, ओके। अब अपने पास क्वेश्चन क्या दिया उससे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साबित करो के વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને દોરેલો સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે। ये अपने पास टेंजेंट वाला है, टेंजेंट वाला, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक सर्कल है इस तरीके से और सर्कल के बाहर एक कोई बिंदु है इस तरीके से, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। अब ये P बिंदु से सर्कल को क्या करते हैं, टच करते हैं खाली कुछ इस तरीके से, बराबर। अब टच हो गया, अब उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे बीच में सेंटर पॉइंट होगा और उससे उन रेडियस को हम अटैच करेंगे। अब हमारे पास क्या है ना, हमें जो साबित करना है वो ये बताना है कि जहाँ पे जो वृत्त को स्पर्श किया गया है ये वाली रेखा से और ये वाली रेखा से, हमें बताना है कि वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ये बीच वाले बिंदु का है O, इसका नाम A और ये B। ये हमारे पास क्या है, एक सेंटर लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास 1 और 2 त्रिकोण होंगे, पहला त्रिकोण और दूसरा त्रिकोण। क्या हुआ, इंग्लिश में नहीं पता चला किसको, अरे सर्कल, वो जो लाइन ऐसे खींची वो कैसे, टेंजेंट बोलते हैं उसे, अच्छा टेंजेंट बोलते हैं। आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी टेंजेंट, ठीक है, चेक कर लो वहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ। चलो इतना क्लियर। सबसे पहले देखो, हमने 9th के अंदर देखा होगा, ये चैप्टर नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, इनके अंदर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं सबसे पहले, और वो कॉन्ग्रुएंट के आधार पर इनको क्या करेंगे, जब बराबर बता देंगे तो सीधी सी बात, उन्हीं 2 त्रिभुजों के भाग तो ये भी है, ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा, CPCD उसे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे त्रिकोण, ऊपर वाला कौन सा है, PAO और
अच्छा अगर है ना यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिखना है ना, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखो साबित करो, ठीक है ना, साबित करो। अब क्या साबित करना है, पी ए बराबर पी बी, ये हमें निकालना है एक तरीके से। चलो अब किस तरीके से करेंगे, तो दोनों त्रिकोण ले लेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो लिखेंगे त्रिकोण पी ए ओ और दूसरा कौन सा नीचे, पी बी ओ। अब इन दोनों को प्रूव करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अपने पास कोई 3 रूल्स होने चाहिए अपने पास। तो उनमें से हमारे पास जो फर्स्ट रूल होगा ना वो ये होगा, दोनों रेडियस हमारे पास जो ए ओ और बी ओ दोनों रेडियस है और दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस इस वजह से, और दोनों ही अलग अलग ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो ये इक्वल है। तो लिखेंगे हम ए ओ इक्वल टू बी ओ। यहाँ पे लिखेंगे दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी तो सीधी सी बात है वो समान ही होंगी। पॉइंट नंबर 2। अब दूसरे में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे याद रखना कि त्रिज्या और स्पर्शक, मतलब बोल सकते हो हमारे पास रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल बनता है ना वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का और ऊपर भी 90 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब जो एंगल ए है और जो एंगल बी है दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों 90 अंश के कोण है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट, तीसरा अपने पास पॉइंट कौन सा होगा, इन दोनों त्रिकोण के अंदर एक रेखा मिलेगी हमें कॉमन, जिसको बोलेंगे हम पी ओ। ये पी ओ ऊपर वाले त्रिकोण के लिए भी आ रही है और यही पी ओ नीचे वाले त्रिकोण के लिए भी आ रही है। तो अपने लिखेंगे यहाँ पे पी ओ बराबर पी ओ। ये क्या होगा हमारे पास, समान रेखा होगी हमारे लिए। अब 3 रूल निकालिए। अब चेक करते हैं हमारे पास ये 3 रूल के अकॉर्डिंग रूल, मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखो तो चेक करेंगे हमारे पास एक क्या है, हमारे पास भुजा है, एक कोण है 90 अंश का और 90 अंश के सामने वाली एक भुजा है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। तो हमारे पास रूल लग रहा है आरएचएस वाला, आरएचएस, क्योंकि राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, ठीक है। तो अपने लिखेंगे कि त्रिकोण पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब बोलेंगे सर्वांगसम है त्रिकोण पी बी ओ के। अब कौन से नियम से होगा हमारे पास, तो आरएचएस नियम से। क्योंकि देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये राइट एंगल है, मतलब ये आर हो गया, ये हमारे पास राइट एंगल के सामने है, वो हाइपोटेनस हो गया और ये बाजू में वो साइड हो गई। तो आरएचएस वाले रूल से हो जाएगा। अब रूल लगा दिया हमने। तो अब तुम्हें पता है कि जब हम कभी किसी भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं ना, तो उनके सभी भाग फिर बराबर हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये जो पी ए है पी बी के बराबर साबित हो जाएगा। तो लिखेंगे हम पी ए बराबर पी बी, बस हमें ये साबित करना था। कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? मैंने खाली सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा है, बाकी तो अपना वही सेम है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा दिया ये सब। तो ठीक है, चलो आपने कोई दिक्कत? ओके, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखो कितने बाकी हैं यार, ये तो बाकी है यार। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 46 सेकंड है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब बात करते हैं अपने पास, खांसी आ रही है, बस करो, अरे पानी पी लेते हैं। याद कर रहा है में याद करते हैं, खांसने में। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे जो बात की गई ना, 2 वृत्त के बारे में बात की गई है, चलेगा। अपने पास लिखा है कि बेसमकेंद्रीय वर्तुणी त्रिज्याओं 41 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर से। याद रखना 2 हमारे पास क्या वर्तुल है, कुछ इस तरीके। समकेंद्री का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर 2 बने हुए वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि ये एक वृत्त है और इसके ऊपर ये दूसरा वृत्त है, ठीक है। गोल मटोला थोड़ा समझ लेना। अब अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। 41 सेंटीमीटर वाला है वो ज़्यादा बड़ा वृत्त है, और जो 40 सेंटीमीटर वाला है वो छोटा वृत्त है, ठीक है।
अब आगे क्या बोला कि मोटा वर्तुळनी जीवा नाना वर्तुळने स्पर्श छे, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जो बड़े वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है, उसकी जो जीवा है वो छोटे वृत्त को टच करते हुए जा रही है, एक तरीके से टच करते हुए। अब आगे लिखा है अपने पास, तो तेने लंबाई शोधो। तो अपने को लंबाई किसकी शोधनी है, जीवा की, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे जो टच कर रहा है वहाँ पे नाम दे दिया मैंने एम। इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और हमने क्या किया, एक तरफ इस तरीके से ले लिया, क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया इस वजह से। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो अपने पास ये जो छोटा वर्तुळ दिख रहा है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। और मैं AO की बात करूँ तो ये बड़ा वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर। कोई किसी को दिक्कत वगैरह? तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बेस निकालूंगा और उसका डबल करेंगे, हमारे पास जीवा AB आ जाएगी पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ना, ये तो क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या हुआ हमारे पास, देखो जो जीवा के ऊपर त्रिज्या लंब है, तो हमारे पास 90 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे, सबसे पहले साबित क्या करना है, वो निकालना है, होता है, देखो हमें निकालना है AB की कीमत, AB की कीमत। अब यहाँ पे क्या किया हमने, OM को परपेंडिकुलर बनाया, OM को लंबवत बनाया, किसके ऊपर बनाया हमने, AB के ऊपर। इसके कारण क्या होगा हमारे पास कि जो AM और BM है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम AM इक्वल टू BM। कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अपने पास, जहाँ से सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जिसको हम h बोलते हैं, h का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आधार का वर्ग जिसको बोलते हैं हम बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर मतलब हम बोलते हैं इसे लंब का वर्ग, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब कर्ण कितना दिया अपने पास, 41, तो ये 41 का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है पता ही नहीं अपने पास, तो क्या लिखेंगे हम, AM लिख देंगे यहाँ पे, AM का स्क्वायर प्लस में, और लंब कितना दिया हमारे पास, 40, तो 40 का वर्ग। अब 41 का वर्ग निकालेंगे, तो 41 का वर्ग और 0 1 4 4 16 4 1 4 4 8 1681 आएगा, ठीक है। तो अपने पास 41 का वर्ग कितना है, 1681 बराबर AM का स्क्वायर प्लस में इसका कितना आएगा, 1600। ये 1600 हम आगे ले लेते हैं, तो 1681 माइनस का 1600 बराबर आएगा AM स्क्वायर। जब घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 81 बराबर AM स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, अरे वो इक्वल के दे ले लेंगे, तो अपने पास रूट में 81 हो जाएगा, एंड बराबर आएगा AM। तो हमारे पास जो AM की कीमत आएगी वो आएगी 9, क्योंकि हमारे पास जो रूट 9 होता है वो होता है, सॉरी रूट में जो 81 वो होगा 9, ठीक है ना। आज इतना क्लियर है अपने पास। तो हमारे पास जो आधार है ना वो कितना आया, 9 आया है, बरोबर। तो अब हमारे पास क्या जो AM है वो क्या है, BM के बराबर है, AM और BM। तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर 2 इंटू में AM, तो वो तो बराबर ही है, तुमने 2 इंटू कर दिया, तो AB बराबर 2 इंटू में AM की कीमत कितनी, 9, तो AB बराबर कितना आएगा हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जीवा का मान है, जीवा का मान वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। मतलब बोल सकते हो कि कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिर्फ सेंटीमीटर होगा। हाँ, क्लोज करो, चलो अच्छा लगा लो, सेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ओके। सो कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक, सारा क्लियर है पूरा अच्छी तरीके से, कोई डाउट वगैरह नहीं ना। चलो नेक्स्ट पढ़ता है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45। मुझे तो करने दे यार। अरे मैं YouTube वीडियो कुछ भी यार, देखो
अब देखो मेरे को बहुलक निकालना है, पहले समझना। यहाँ पे जो बहुलक है ना, एक्चुअली सबसे बड़ी कीमत आती है। देखो जो हमारे पास दर्दियों संख्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी कीमत कितनी है? 23। तो हमारे लिए जो 23 है वो F1 होगा, ठीक है। F0 क्या हुआ? उससे छोटी कीमत, मतलब उससे पहली कीमत बोल सकते हो। तो F0 क्या हुआ हमारे पास? 21। और F2 कितना होगा हमारे पास? बोलो। 14। देखो मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास जो बड़ी कीमत होती है उसे हम F1 रखते हैं, उससे छोटी कीमत या फिर बोल सकते हो उससे पहले वाली कीमत F0 होगी और उसके नीचे वाली कीमत F2 होगी। अब जिसे हम F1 मानते हैं ना, उसके सामने L कीमत आती है, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 35। इतना तो क्लियर ही है। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ जो भी हमारे पास दिया है। L बराबर कितना है? 35। अब बोलो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो H बराबर है 10। अब हमें निकालना क्या? बहुलक। देखते हैं बहुलक कितना आता है। चलो तो Z बराबर, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस क्या होगा हमारे पास? F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस इंटू में H। अब देखो L की कीमत कितनी है? 35 प्लस F1 की कीमत 23, F0 की कीमत 30, 21 बटे 2F1 है। तो देखो F1 की कीमत 23 है, तो 23 से गुणा करेंगे हम 2 से, कितना हो जाएगा वो? 46 माइनस F0 की कीमत कितनी है? 21 माइनस और F2 की 14 इंटू में H की कीमत कितनी है? 10। अब नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे Z बराबर 35 प्लस ब्रैकेट में कितना बचेगा? यहाँ पे 2, क्योंकि 23 में से 21 घटाएंगे 2 बचा। अब यहाँ पे 46 माइनस 35 हो जाएगा। ये कैसे होगा कि 21 और 14 दोनों माइनस में थे, तो वो ऐड होके 35 बन जाएंगे सीधा, और इंटू में आ जाएगा अपने पास 10। अन बराबर 35 प्लस यहाँ पे 2 बटे आ जाएगा 11, और यहाँ पे इंटू में आएगा 10। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब अपने क्या करते हैं, ये 10 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। देखो तो यहाँ पे 35 प्लस 11 एक 11, अब कितना बचा अपने पास? 9। अब 9 तो संख्या छोटी है 11 से, तो पॉइंट करके क्या करेंगे? 0 लेंगे, तो एज वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 11 8 88, 2 फिर से बचा। अब हमने क्या देखो 20 से भाग देना स्टार्ट किया था और अगेन वापस से पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे वापस से क्या कहेंगे? 2 के साथ हमने 0 ले लिया, ये पॉइंट तो था इसलिए। तो 11 एक 11, फिर से कितना बचा? 9। अब वो बार बार कंटिन्यू होगा हमारे पास क्या? 81 81 81 इस तरीके से। तो हमारे लिए 1.81 इनफ है, ठीक है। तो हमने लिखेंगे 1.81 एंड उसको ऐड करेंगे तो ये 36.81 हमारा आंसर होगा। तो सर वो जैसे श्रेणी बना के लिखते हैं F1 F2, तो वैसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, इसको बनाएंगे ना तो टाइम ज़्यादा कवर होगा एक तरीके से, इस वजह से एज ए शॉर्टकट मुझे लगा अगर ऐसे भी लिखे तो भी सही है। चलेगा। ऐसा कोई किसी को दिक्कत? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन उसे अटेंड कर लेते हैं। बहू का लक है ये, चलो कोई बात नहीं है। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा है कि एक गल्लामा 50 पैसा ना 100 सिक्का, एक ना 50 सिक्का, 2 ना 20 सिक्का अने 5 रुपया ना 10 सिक्का छे। तो एक गले के अंदर हमारे पास, ठीक है, अपने पास यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने अपने पास? 100 है। अब यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50, और 2 रुपए के सिक्के 20 है, और 5 रुपए के सिक्के 10 है, बटे
कुल सिक्के निकलेंगे। तो कुल कितना आएगा 180। और अपना 180 आया। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ही बात करते हैं, सबसे फर्स्ट में अपने पास फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, 50 पैसानो सिक्का हुए। तो जो स्टेटमेंट है पहले उसे डालेंगे, लिखेंगे 50 पैसानो, अरे यार कहाँ मैं गुजराती लिख रहा हूँ, चलो 50 पैसे का सिक्का हो, पैसे का सिक्का, बराबर। अब 50 पैसे के सिक्के की बात करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला जाएंगे सबसे पहले तो कि P ऑफ E बराबर, अपने पास क्या हुआ यहाँ पे, पसंद किया गया सिक्का, या फिर हम बोल सकते हैं 100 रुपये का सिक्का, मतलब अपने बोल सकते हैं हमारे पास 50 पैसे का सिक्का। इस तरीके से स्टेटमेंट कैसा भी लिख सकते हो। और बटे में क्या आ जाएगा, कुल संख्या, कुल संख्या बराबर। अब पसंद कौन सा सिक्का किया जा रहा है, 50, तो 50 पैसे का सिक्के कितने हैं हमारे पास, 100 बटे कुल कितने हैं हमारे पास 180। जीरो से जीरो कैंसिल किया, यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 नौ में 18। तो अपने पास जो 50 पैसे का सिक्का होगा ना, उसकी जो संभावना होगी वो 5/9 होगी, बराबर। दूसरे की बात कर लेते हैं। अपने पास दूसरे में क्या दिया है कि 5/9 सिक्का नहीं है, ठीक है। मैं बोला 5/9 सिक्का नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस संभावना के अंदर 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, बाकी सब होंगे अपने पास। तो यहाँ पे वो लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, ठीक है। अब देखो मैं इस बार हर बार नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इस पर निकाल रहा हूँ। तो अपने पास क्या होगा, P ऑफ E बराबर, देखो अगर 50 पैसे की, अगर मैं 5, देखो यहाँ पे क्या बोला अपने पास 5 रुपये के सिक्के की बात कीजिए। 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10। तो अब 10 सिक्के नहीं होंगे तो बचे कितने अपने पास, 170। तो अपने पास ऊपर 170 और बटे में कुल कितना आएगा, 0 से 0 काट दिया तो आंसर कितना आएगा, 17/18, जो कि हमारे पास इसकी संभावना होगी। एक लास्ट तीसरा, अब इसमें क्या बोला गया हमारे पास कि 1/9 सिक्को होए तेनी संभावना केटली। तो 1 रुपये के सिक्के की बात की जा रही है, वो कितने हैं, 50। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये के सिक्के के होने की संभावना, सिक्के होने की संभावना। तो आप लिखिए P ऑफ E बराबर 50 और बटे 180, 0 से 0 काटेंगे, हमारे पास 5/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई किसी को दिक्कत, आई होप सारे क्लियर। क्या हुआ, कोई डाउट है, सेकंड वाला पढ़ो तो एक बार। 5 रुपये सिक्का नहीं होने की संभावना, हाँ सही तो फिर क्या हुआ, उस नीचे तो लिखा ही नहीं है। कहाँ पे, 5 रुपए के तो लिखा ही नहीं, 5 रुपये के, ऊपर ये ऊपर नहीं लिखा है बस, 5 रुपए सिक्के, अच्छा चलो यहाँ पे के डाल देते हैं ये, बस के को का वाला ये है। सिक्के होगा ना, चलो। अपना सिक्का। 5 रुपये के सिक्का, चलो यहाँ पे के भी नहीं है, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की संभावना होगा। चलो आई होप सारे क्लियर है। कैलकुलेशन देखो अपने पास, और लिखने में तो अपने को आ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो सो क्लियर, कोई डाउट वगैरह ऐसा एक भी क्वेश्चन में, ओके चलिए। तो आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में